हमने उनको मकान दिया नहीं, घर दिया नहीं, ज़मीन दिया नहीं, जंगल दिया नहीं, स्किल दिया नहीं, और सिर्फ उन्हें यहाँ से निकाल के उनका घर बुरी तरीके से बिगर नोटिस दिए उनका घर तोड़ दिया कि आप इस देश से जुड़े हैं, या आप उसे देश प्रेम की बात कहेंगे, या आप कानून की बात कहेंगे, तो उन्हें लगेगा कि भाई जब मेरे साथ गलत हो रहा था तब कोई कानून नहीं था। नेगवा में मैंने देखा कि 305 लोगों ने वहाँ प्लाट खरीद लिए। रिश्तेदार, बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार लोगों ने रातों रात, जिस गांव में कोई नहीं जा रहा, बड़े खींचा गया, साड़ी तन पे नहीं रह गई, कईयों को चोट आई, पुरुषों ने महिलाओं को खींचा। हाँ, राहुल जी ने ऐसा जो वहाँ विस्थापित लोग थे उनसे तो कहा है, और उनसे कहा है, तो हम लोग आशा रखते हैं कि जब भी हमें लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा और हम उन्हें बुलाएंगे। तो ऐसे में आगे रणनीति आप लोगों की क्या है इस पूरे मामले पर? अगर ये नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि एक इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरे देश के लोग, जैसे जंतर मंतर में इन्होंने देखा, ये हमारे बुंदेलखंड में हम वहीं से फिर हम सबका हिसाब मांगेंगे। सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों से हम फिर। मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक परियोजना काफ़ी चर्चा और विवादों में हाल के दिनों में दिखाई दी। इस योजना को काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए इसे जीवनदायिनी योजना कहा जा रहा है। ना सिर्फ कई गांव की प्यास बुझेगी, बल्कि इरिगेशन के लिए भी यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है होती हुई दिखाई देगी। लेकिन केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों का क्या, ये एक सवाल पिछले दिनों मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली के गलियारों तक गूंजता हुआ दिखाई दिया। केन बेतवा लिंक परियोजना में पुनर्वास और जो मुआवजा मिल रहा है उसमें अनियमितता, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मध्य प्रदेश के छतरपुर के कई आदिवासी नदियों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। इस पूरे प्रदर्शन का हिस्सा रहे अमित भटनागर, जो काफ़ी चर्चा में आए, और इस पूरी परियोजना, इसके इम्पैक्ट और अब सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ एमपी तक पर अमित भटनागर जी जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। 18 दिन तक आपका अनशन चला। हमने वो तस्वीरें देखी जिसमें नदी के बीच में गांव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे शरीर पर मिट्टी लेपे हुए दिखाई दिए और प्रदर्शन कर रहे थे। केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसे काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना बताया जा रहा है, सरकार कह रही है कि पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा। बुंदेलखंड क्षेत्र जो सूखे की मार झेलता है उसके लिए जीवनदायिनी योजना है। आखिर इस परियोजना को लेकर क्यों नाराज़गी है और क्यों इस प्रदर्शन को, इस अनशन को करने की ज़रूरत पड़ी? हम लोग लगातार, सरकार जब कह रही है कि पूरे बुंदेलखंड को पानी देगी, तो पहला सवाल हमारा सरकार से यही था कि पानी देंगे तो तब जब पानी होगा, और पानी होगा इस बात की जो जल विज्ञान समिति के विशेषज्ञ हैं, या हाइड्रोलॉजिकल जो आपने इसकी पोजीशन क्या है, वो उसका कोई प्रमाणिक आंकड़ा तो दीजिए आप, है ना। आपके पास जो सर्वे है वो 2003 का है और अभी 2026 चल रही है, माने 23-24 साल पुराना सर्वे, और ये प्रोजेक्ट 2032 में बनेगा। तो सरकार वो आंकड़ा नहीं दे पा रही है क्योंकि वो पानी उतना नहीं है, और यदि पानी उतना नहीं है तो सरकार झूठ क्यों बोल रही है, ये भी हमारा सवाल है। दूसरी बात ये कि सरकार कह रही है कि हम पूरे बुंदेलखंड को पानी दे रहे हैं, तो जहाँ ये बांध बन रहा है वहाँ किशनगढ़ क्षेत्र, वो तो पानी के लिए त्राही त्राही करता रहा है, तो उस क्षेत्र को पानी दे रही है क्या सरकार? दिया तरे अंधियारा, उस क्षेत्र को पानी नहीं दे रही है। दूसरी बात ये कि बक्सवाहा जो क्षेत्र है हमारे छतरपुर ज़िले का, जो सबसे सूखा क्षेत्र है, उसे भी पानी नहीं दे रही है। पन्ना का कलदा क्षेत्र है, उसे भी पानी नहीं दे रही। इसी तरह से जो हमारे बुंदेलखंड का एक बड़ा सूखा क्षेत्र छूट रहा है, और पैसा इतना सारा खर्च हो रहा है कि अगर इस पैसे का सदुपयोग हो जाए तो इनको भी पानी दिया जा सकता है। साथ साथ में इसमें जो विनाश हो रहा है, पर्यावरणीय विनाश हो रहा है, जो इसमें रिजर्व टाइगर पूरा बर्बाद हो रहा है। पन्ना रिजर्व टाइगर देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ रिजर्व टाइगर है, जहाँ सिर्फ टाइगर ही नहीं और भी बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं, वो पूरा चौपट हो जाएगा, उनका घर छिन जाएगा। इसमें गिद्धों का पुनर्वास केंद्र है, 400 गिद्धों के घोंसले जलमग्न हो जाएंगे। इसमें मौसीर मछली जो लुप्त प्राय जीव है, और घड़ियाल केंद्र जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा। बुंदेलखंड का जो हमारा फेफड़े कहलाते हैं, 46 लाख पेड़, वो पूरी तरीके से जलमग्न और ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ एक बांध बनने से कैन नदी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बुंदेलखंड में जो बारिश है, 12% बारिश जो है कम हो जाएगी। बुंदेलखंड इस समय
इस देश में सबसे तेज़ी से तपता हुआ कोई शहर था तो वो बांदा बुंदेलखंड का शहर था। खजुराहो बहुत तेज़ी से तप रहा है। और इस जंगल के अगर बुंदेलखंड के फेफड़े छीन लिए तो फिर ये तपन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा सरकार से आग्रह यही था कि इस परियोजना पे कम से कम एक चर्चा तो हो कि ये फ़ायदेमंद है, इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो सरकार की खुद सेंटर एम्पावर्ड कमेटी की जो रिपोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी वो खुद कह रही है कि ये प्रोजेक्ट वाइबल ही नहीं है, व्यवहारिक ही नहीं है, क्योंकि इतना पानी ही नहीं है उसमें। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आप जो लाभ देना चाह रहे हैं लोगों को वो तो बिगर जंगल काटे। और 21 आदिवासी गांव विस्थापित हो रहे हैं। आदिवासी संस्कृति बुंदेलखंड में वैसे भी बहुत सीमित है और ये प्रोजेक्ट आदिवासी डोमिनेशन जहां बाहुल्य है, पूरे पूरे आदिवासी गांव हैं, उनको हमेशा के लिए उनके अस्तित्व खत्म कर रहा है। तो देश की, दुनिया की सबसे पुरानी जो संस्कृति बुंदेलखंड की आदिवासी संस्कृति बुंदेलखंड में जो सीमित है वो भी खत्म होने की कगार पे है। और इसमें जो सबसे बड़ा विरोध है हमारा सरकार के साथ वो ये है कि आप जिनके त्याग पर ये परियोजना टिकी हुई है, जिनका जल, जंगल, जमीन, आजीविका, संस्कृति सब कुछ जा रहा है, उनके साथ संवैधानिक व्यवहार नहीं हो रहा। वहाँ ना तो ग्राम सभाएं हुई हैं, फर्जी ग्राम सभा हुई है, सरकार ने फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। जो सरपंच 6 महीने 8 महीने बाद सरपंच बन रहे हैं उनके दस्तखत हैं। जो सरपंच अंगूठे लगाते हैं वो अपना नाम लिख के अंग्रेजी में दस्तखत कर रहे हैं। कुछ तो भी डॉक्यूमेंट सरकार तैयार कर रही। सरकार ने लोगों के घर तोड़ दिए जबकि उनको मुआवजा नहीं दिया कुछ लोगों को, और पूरे लोगों को नोटिस नहीं दिए। बिगर नोटिस दिए माने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। भू अर्जन कानून 2013 की धारा 38(1) 38(2) स्पष्ट रूप से ये कहती है कि जब तक सभी को मुआवजा नहीं दे दिया जाए, पूर्ण मुआवजा नहीं दे दिया जाए, तब तक आप उनकी जमीन अधिकृत नहीं कर सकते। कलेक्टर साहब ने तो मकान ही गिरा दिए, 1 रुपये पैसा नहीं दिया। वो महिलाएं, वो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लेके, अपनी जवान बेटियों को लेके, पूरा परिवार लेके कहाँ जाएं? ना पुनर्वास की कोई व्यवस्था, ना इन्होंने ज़मीन दी, ना मकान दिया। आजीविका, जंगल, FRA, मतलब वो उनका, आदिवासियों का जंगल हमारे लिए लकड़ी का स्रोत हो सकता है, सरकार के लिए एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन आदिवासियों के लिए, वहाँ रहने वाले लोगों के लिए जंगल उनका जीवन है। मछली को पानी से अलग कर दो, आदिवासी को जंगल से अलग कर दो, दोनों नहीं जी पाएंगे। उनकी आजीविका है, उनकी संस्कृति है, वहाँ उनके देवी जब तक उनके हाथे नहीं लग जाए वो उनकी शादी नहीं मानी जाती। बच्चा को जब तक वो अपनी देवी के पास रख दें तब तक माँ और पिता अपनी गोदी में नहीं लेते अच्छी तरीके से उसे। वो उनके ऊपर बहुत बड़ा, उनका पूरा जीवन खत्म कर दिया। उनकी ना तो स्वीकृति ली, ना सहमति ली, ना उनको जानकारी दी और ना उनको मुआवजा दिया। मुआवजा और पुनर्वास, ये 2 काफ़ी बड़े मुद्दे जो पूरा आपका प्रदर्शन चला, जिसमें आप भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे, उस दौरान हमने देखा। सरकार के अपने दावे हैं, आपका और जो वहाँ पे प्रदर्शनकारी महिलाओं ने खास तौर पे काफ़ी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। उनका कहना है कि पुनर्वास और मुआवजा जो है उसमें काफ़ी अनियमितताएं हैं, जैसा आप बता भी रहे हैं। प्रदर्शन जिस स्वरूप में ख़त्म कराया गया, उस दिन की स्थिति के बारे में भी थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि अचानक से पुलिस आती है और सभी प्रदर्शनकारियों को नदियों पे से उठाती हुई, हटाती हुई दिखाई देती है। मेरे लिए भी ये बात को समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि मुझे एक दिन पहले कुछ ऐसी भनक मिली, क्योंकि मैंने एक दावा, मुझे कुछ कागज़ मिलने लगे थे। हम लोगों ने सूचना के अधिकार और हर तरह से कागज़ मांगे, इन्होंने कागज़ नहीं दिए हमें कभी भी, या अप्रमाणित कागज़ दे देते जिस आधार पे हम कोई ही प्रमाणित बात नहीं कह सकते। लेकिन मेरे पास कुछ प्रमाणिक कागज़ मिले जिसमें ग्राम सभाएं में दस्तखत जो थे वो उन सरपंचों के थे जो कभी सरपंच उस समय तक नहीं बने थे, उसके बाद के में बने, और कुछ जो अंगूठा लगाने वाले थे उनके सिग्नेचर थे। और एक गांव खरियानी गांव है जो विस्थापित हो रहा है, कैन नदी के पास बसा है, छतरपुर ज़िले का। वहाँ मकानों का मुआवजा 11 करोड़ बांटा गया है, जिसमें 8 करोड़ रुपए का मुआवजा उन लोगों को दे दिया गया जिनका उस गांव में घर नहीं है या क्षतिग्रस्त अवस्था में है। जिनके खुद के घर हैं वो बेचारे, उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में 7-7 सदस्य हैं लेकिन एक सदस्य का उन्हें पैकेज मिला है।
ज़मीनें जिनकी हैं वो ज़मीनें ढूंढते फिर रहे, उनका पैसा नॉन आदिवासी और गलत लोगों के अकाउंट में डाल दिया है। जिनके कुआं खेत घर हैं उनको मुआवजा नहीं है। अपात्र लोगों को कुएं का मुआवजा, जो जबकि मुआवजे में 2 लाख रुपए लिखा है, जिसका दुगना 4 गुना 2 गुना जो है वो 4 लाख होता है, लेकिन 9.5 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। जिनके वास्तविक रूप से कुएं हैं उनको कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो वो मैंने जब कैलकुलेट किया, मैंने ये भी देखा कई और भी जो परियोजनाएं थी, नेगवा की एक परियोजना है छतरपुर ज़िले में, जहाँ 13 करोड़ 77 लाख रुपए मुआवजा मिला। 13 करोड़ 77 लाख रुपए में से मैंने देखा जब, तो पटवारी के पिताजी जो हैं वहाँ, अवस्थी जी एक पटवारी हैं, उनके पिताजी और भाई दोनों को 20-20 आरे ज़मीन जा रही है। 40 आरे ज़मीन का उनको 5.5 लाख रुपए मिल रहा है। जबकि उसी गांव में जो सदियों से पीढ़ियों से रह रहे हैं कंबोज पटेल, उनकी 600 आरे ज़मीन जा रही है। उसमें एक कुआं है, 3 ट्यूबवेल हैं और पेड़ हैं, और कंबोज पटेल, उनके भाई और पिता और उनके साथ 13-11 लोगों की परिवार उसमें आजीविका चलाता है, अपना खेती और सब्जी उगाता है। उनको 4.25 लाख का मुआवजा मिला। उनके पिता ने जब ये देखा 4.25 लाख मिल रहा है, उनका सब कुछ जा रहा है, मकान, घर और पूरा टोटल मुआवजा, उन्हें कोई पैकेज भी नहीं मिल रहा, पेड़ का भी नहीं मिल रहा, कुएं का भी नहीं मिल रहा, सिर्फ 4.25 लाख रुपए। उन्होंने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने साफ बता दिया इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। उनको अटैक आ गया, बीमार हो गए, वो 80,000 रुपये खर्च हो गया। वो ये तय नहीं कर पा रहे कि इलाज कराएं इससे, कि बच्चों को पढ़ाएं, कि मकान बनाएं, खेती आनी पानी है, कुआं हो नहीं पाना है, आगे की ज़िंदगी कैसे जिएंगे। इसमें सारा परिवार, और ऐसे एक नहीं, ज़्यादातर लोगों की स्थिति यही है। जो पात्र हैं उनको नहीं मिला। और मेरे पास ये दस्तावेज आए कि नेगवा में मैंने देखा कि 305 लोगों ने वहाँ प्लाट खरीद लिए। रिश्तेदार, बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदार लोगों ने रातों रात, जिस गांव में कोई नहीं जा रहा, वहाँ भोपाल से, दिल्ली से, सतना से, रीवा से वहाँ लोग आ रहे हैं। और 63% पैसा इन लोगों को मिल रहा है, 305 लोगों को, जो गांव के लोग हैं, जो सदियों से वहाँ रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनको सिर्फ 37% मुआवजा मिल रहा है। और इतना कम मिल रहा है कि ना तो वो उससे मकान बना सकते हैं, ना ज़मीन बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो ये 400 करोड़ का पूरा घोटाला था। और इसमें फॉरेस्ट में भी लकड़ियाँ काटी जा रही हैं और बिगर नंबर के ट्रैक्टर और ट्रक में रख के ले जाई जा रही हैं। तो लगभग ये मतलब ये अलग घोटाला है 2000 करोड़ से ज़्यादा का। तो मैं इसे वीडियो को लेके ओपन करना चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी, बाद में पता चला कि उनका पन्ना में कार्यक्रम था 18 को, लेकिन उन्होंने वो कैंसिल किया। खजुराहो में मीटिंग अधिकारियों के साथ की और उनको निर्देश दिया कि ये कल आंदोलन ख़त्म हो जाना चाहिए। और 19 तारीख को सुबह सुबह पुलिस आई, हम लोगों के सारे कागज़ मोबाइल छुड़ा लिए। मेरा अभी भी मोबाइल पुलिस के पास है। और किसी को वीडियो नहीं बनाने दिए, लोगों को खींचा, मुझे कहा कि आप बीमार हैं, तो मैंने कहा मैं तो स्वस्थ हूँ, और मैं बीमार हूँ तो आप मेरे को बता देते, मैं तो लोकतंत्र का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर आप मेरे को एक चिट्ठी लिख देते कि भाई आपको अस्पताल में चेकअप कराना चाहिए, आपको आना चाहिए, आपने तो मेरे बीमार हूँ तो मेरा आज तक मेडिकल भी जाँच भी नहीं कराई, मैं तो अमरण अनशन पे था। हम लोगों को दवाई लेने भी नहीं जाने दिया, बिजली पानी सारा सब तोड़ दिया आपने। हम नदी का प्रदूषित पानी, बारिश में नदी का पानी लगभग मिट्टी और वैसा रहता है, हम लोग उसके आदी नहीं हैं। तो हम लोग बीमार भी हो रहे थे, बहुत सारे लोग। मैं तो बीमार उतना नहीं था, लेकिन इतने दिन से अनशन पे था तो कमज़ोर ज़रूर था। लेकिन महिलाओं को जिस तरह खींचा गया, साड़ी तन पे नहीं रह गई, कईयों को चोट आई, पुरुषों ने महिलाओं को खींचा और लोगों के साथ मारपीट भी हुई, मोबाइल छीन लिए गए लोगों के। तो ये तरीका मुझे उचित नहीं लगा। जी, आपका अनशन खत्म हुआ, वहाँ से प्रोटेस्ट साइट जो है वो पूरी खाली करा दी गई। अभी सरकार की तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है, अगर कोई बातचीत हुई है? आपकी जो मांगे हैं, जो 2 प्रमुख मांगों की अगर मैं बात करूं, मुआवजा, उचित मुआवजा, और जो पुनर्वास है, इसमें जो अनियमितताएं हो रही है, भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर जांच की भी आप लोगों ने मांग जो है वो रखी है। तो इस पर अभी सरकार का क्या रुख है? दरअसल हम जांच की बात कह रहे हैं इन परियोजना में, लेकिन सरकार ने कोई इसमें जवाब नहीं दिया और सरकार का कोई जवाब नहीं आया। सरकार ने सिर्फ ये कहा है कि हम सर्वे करा लेते हैं, जिसका जो छूट गया है वो हम देंगे। और
ऐसा बताया गया कि कलेक्टर का ट्रांसफ़र हमने कर दिया है क्योंकि वो चीज़ों को सही तरीके से नहीं बता पा रहे थे। लेकिन हमारा बहुत विश्वास किसी के ट्रांसफ़र में या उसमें नहीं है। हमारा विश्वास है इस बात में, लोकतांत्रिक मूल्यों में, कि कम से कम लोगों का गाँव छीन रहे हो तो उनसे एक बार सहमति ली जानी चाहिए थी। परियोजना पे चर्चा होनी चाहिए, फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है। परियोजनाओं की जाँच हो कि इसमें भ्रष्टाचार और अपात्र लोग कैसे जोड़ दिए गए और किन की गलती है, उन पर कार्रवाई हो जिससे गलत चीज़ें दोबारा ना हों। और जिनकी आजीविका गई है, जीवन गया है, उनको 3 एकड़ ज़मीन दी जाए। ये मांग हमारी प्रशासन से थी, सरकार से थी, लेकिन सरकार ने तो नहीं सुना। प्रशासन, छतरपुर ज़िले का प्रशासन सर्वे करा रहा है, पन्ना ज़िले में भी गाँव आ रहा है, लेकिन पन्ना ज़िले का प्रशासन अभी इस तरह से कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग कोई ज्ञापन और आंदोलन ना कर पाएँ, इसलिए वहाँ पर 144 जो अभी बीएनएस में 163 कहलाती है वो लगा दी गई है, जो बहुत गलत तरीका है। कि संवाद का तरीका ख़त्म करके ये लोग दमन और शोषण का तरीका, वहाँ कई गांव की लाइट काट दी गई हैं, स्कूल तोड़ दिए गए, जबकि लोग वहीं रह रहे हैं और बारिश का समय है, आसपास भी कोई स्कूल नहीं है, प्राइवेट स्कूल है ही नहीं है कि लोग कहीं बच्चों की शिक्षा का कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ हैं। और सरकार को जिस तरीके से हम सबसे बात करना चाहिए, हम लोग लोकतंत्र में खुल के बात करने वाले लोग हैं और अपनी मांग लगातार पिछले 5 साल से रख रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार हम लोगों के ऊपर दमन और शोषण और फर्जी केस लगा के डराना, ये सारे तरीके अपना रही है, जो कि उचित नहीं है लोकतंत्र में। तो जी, इस पूरे मामले पर हाल ही में आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई, तस्वीरें हम सभी ने देखी। आप मौजूद थे, प्रदर्शन जो कर रहे थे कुछ आदिवासी परिवार, उनके भी लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। क्या बातचीत हुई राहुल गांधी से, क्या उन्होंने कहा? और मिलने का विषय केन बेतवा ही रहा होगा, लेकिन किस तरीके से संपर्क हुआ आपका? आ, हमने जब देखा कि प्रशासन तो अपनी तरह से कोशिश कर रहा है और सर्वे होगा, हम तो आशान्वित लोग हैं, आशा से रखते हैं, तो फिर हमने दिल्ली का रुख किया और यहाँ कुछ लोगों से, कुछ पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लोग, ख़ासतौर से अपोजिशन के जो लीडर हैं, है ना, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से, उन तक भी मैसेज पहुँचाया था। तो हमको लग रहा था 2-3 दिन में, लेकिन उन्होंने उसी दिन, जिस दिन हमारा मैसेज पहुंचा, उसी दिन उन्होंने हमको मिलने का समय दिया। हमारा 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिला, जिसमें कैन बेतवा लिंक परियोजना के साथ मझगांव बांध, रुंझे बांध और एनटीपीसी और नेगवा लघु सिंचाई परियोजना, हम ये कैन बेतवा के अलावा 4 अन्य परियोजना के भी लोग थे, जो छतरपुर और पन्ना जिले की परियोजना है। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से जो पर्यावरणीय विनाश की बात भी कही, और इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है, जो इतने सारे पैसे में बिगर विनाश के और ज़्यादा स्थायी और वास्तविक हल निकाला जा सकता है, वो विकल्प भी उनके सामने रखा कि वो विकल्प पे चर्चा हो। और लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लोगों पे फर्जी एफआईआर हो रही हैं, अपात्र लोगों को जोड़ा जा रहा है, पात्र लोग रह गए हैं, बिना मुआवजा दिए लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, बारिश हो चाहे जो हो, मकान गिरा देते हैं बिगर नोटिस दिए, ये बात भी रखी। और हमने उनसे अपेक्षा की, आशा रखी कि हमारे मुद्दे को लोकसभा में और राज्यसभा में वो और उनकी पार्टी उठाए मजबूती से। और साथ ही में एक फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भी भेजे, जो राज्यसभा लोकसभा सांसदों का हो, और वहाँ देखे कि वर्तमान स्थिति क्या है। और अगर उनको लगे कि ये मुद्दा उतना महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने लोगों से जो बात की, तो उन्होंने ये कहा भी कि मैं वहाँ आऊँगा और आके भी मैं देखना चाहूँगा। ये तो मुझे पता था कि वहाँ गलत हो रहा है, लेकिन इतना गलत जब हमने वीडियो दिखाए जिसमें महिलाओं को खींचा जा रहा है, हमारे पास बहुत सीमित वीडियो आ पाए क्योंकि वहाँ वीडियो बनाने नहीं देते हैं, और घर तोड़े जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत वो है। और जब आपको लगे आपके साथ गलत हो रहा है, या आपको जब भी लगे आप, उन्होंने किसी का नंबर भी विस्थापितों को दिया अपने स्टाफ का, कि आप बताना, और हम लोग पूरी पार्टी आपके साथ है, और हमें आशा है कि वो ईमानदारी से इस मुद्दे को उठाएंगे लोकसभा में, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी उन विस्थापितों के साथ खड़े होंगे। तो राहुल गांधी आएंगे केन बेतवा लिंक परियोजना के जो भी विस्थापित हैं और जो यहाँ पर पीड़ित हैं, उनसे मिलने के लिए? राहुल जी ने ऐसा जो वहाँ विस्थापित लोग थे उनसे तो कहा है, और उनसे कहा है, तो हम लोग आशा रखते हैं कि जब भी हमें लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा और हम उन्हें बुलाएंगे,
तो वो आएंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। और साथ ही लोकसभा में भी वो बात को मजबूती से उठाएंगे, ये हमारी ये प्रबल इच्छा है और पहली मांग है। तो वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसे वो उठाएंगे। जी। इस मुलाकात के बाद क्या प्रशासन की तरफ से कोई आपके पास बातचीत हुई, कोशिश की गई आपसे बात करने की, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से? हाँ, नहीं, ऐसी कोई विशेष तो कोशिश नहीं हुई प्रशासन की। लेकिन हम लोग यहाँ जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो सबको साथ लेके विस्थापितों को उनका हक दिलाने का है। यहाँ जितने भी तरह के साथ या सहयोग हैं, चाहे वो हमारे मीडिया के साथियों का हो, चाहे हमारे लीगल जो टीम है, या हम लोग जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के लिए सोच रहे हैं, या लीडर ऑफ अपोजिशन से मुलाकात हो, या हम सरकार के लोगों से भी मिलना की इच्छा रखते हैं कि विस्थापितों को उनका हक अधिकार मिले। और अभी वैसे प्रशासन से एक आध तहसीलदार महोदय का फ़ोन जरूर आया था कि आप लोग कब आ रहे हैं, लेकिन बाकी और कोई ऐसी प्रमाणित बात नहीं हुई है। जी, आपने बताया कि ज़िला प्रशासन जो है वो सर्वे करा रहा है जितने भी प्रभावित हैं उनको लेकर। क्या इसकी कोई टाइम लिमिट तय की गई है कि इस समय तक सर्वे होगा? ऐसा कुछ तय किया गया है? उन्होंने तो सर्वे करा लिया अपना, खत्म हो गया? उनका सर्वे लगभग हो तो इस पर चुका है। एक्शन का कोई टाइम लिमिट? मतलब इसमें अभी हमारा सर्वे चल रहा है एक्चुअली। अभी ये जो समय है इसमें लोगों में डर है कि मकान तोड़ दिया जाएगा उनका, कुछ जो रह गए हैं। पन्ना में तो सब तोड़ दिए गए हैं, छतरपुर ज़िले में बचे हैं मकान। तो वो लोग अपने अपने घर बना रहे हैं जैसे चाहे। इस बारिश के समय में बेचारे उनके घर गिर रहे हैं, सीमेंट खराब हो रहा है, लेकिन वो बना रहे हैं, कोई कच्चा पक्का जैसा भी है। तो बहुत सारे लोग कहीं कहीं पूरे बिखरे हुए हैं ज़िले में, कोई पन्ना में है, कोई छतरपुर में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो गांव में बहुत कम लोग मिल रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हम हर व्यक्ति का जो छूट गया कम से कम उसका नाम दर्ज करें कि इसका क्या रह गया, क्यों रह गया, कैसे रह गया, और उसके डॉक्यूमेंट हम खोजें, चाहे वो कलेक्ट्रेट से निकलें, चाहे वो कहीं से भी निकलें। हम उसका एक, प्रशासन भी व्यस्त रहता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो शायद वो नहीं कर सकते, लेकिन हम देश भर के अपने लोगों की अपील कर रहे हैं कि भाई यहाँ आएँ, एक शॉर्ट सर्वे करें और क्या क्या रह गया वो हम प्रशासन को पूरा खोज के और समरी बना के दें। और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि उसमें हम जो भी रह गया, अगर वो पात्र नहीं होगा तो क्यों पात्र नहीं है वो कारण लिख के बताएंगे, और जो पात्र होंगे उनके नाम जोड़ेंगे जी। और एक डिटेल सर्वे भी हम कर रहे हैं कि हमें ये पता चले कि लोगों के साथ हुआ क्या, उनका क्या क्या गया, और वो क्या ले पाए हैं, क्या कर रहे हैं, आगे क्या उनका जीवन कैसे चलेगा, है ना। तो वो हमें पता चल सके। तो अभी तो हमारा शॉर्ट सर्वे चल रहा है, लेकिन हम आने वाले समय में ये लॉन्ग सर्वे भी करेंगे। जी। अब आदिवासी संस्कृति की अगर हम बात करें तो जैसा आपने भी बताया कि जल, जंगल, ज़मीन से वो जुड़े रहते हैं और उसी के इर्द गिर्द उनकी पूरी आजीविका भी रहती है। लेकिन जब इस तरीके की परियोजनाएं होती जिसे विकास के लिए ज़रूरी भी माना जाता है, ऐसे में जब आदिवासी अपना ज़मीन छोड़कर, अपनी ज़मीन छोड़कर, अपना जंगल छोड़कर कहीं और मूव करता है, कहीं और जाता है, तो किन परंपराओं का वो पालन करते हैं? क्योंकि उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल घड़ी भी है, और हर चीज़ को शुरुआत से शुरू करना भी एक बहुत आगे देखें तो आगे भी मुश्किलें ही उनके लिए दिखाई पड़ती हैं। बिल्कुल, विकास तो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन विकास न्यायपूर्ण विकास हो, जिसमें किसी आदमी का, खासतौर पे जिनके त्याग पर परियोजना टिकी है, वो उसी स्थिति में आ सकें। क्योंकि आदिवासी के साथ जो एक थोड़ा एक अलग जो बात है कि उसकी दुनिया एक अलग है, खासतौर से वन में जो है, जंगल में है, उनका एक अपनी तरह का एक जो स्किल डेवलप होती पाती है, वो पूरी स्किल उनकी वन पे है, और उनको वहाँ से निकाल के हमने एक पैसा भर दे दिया। उनको ना आजीविका दी, ना मकान दिया, ना गांव दिया, उनकी अपनी संस्कृति, जंगल जो है वहाँ से वो लकड़ियाँ अपने घर के लिए भी लेते हैं, अपनी आजीविका के लिए वन उपज, महुआ, चिरवा, चिरौंजी, ये सारी उपज लेते हैं। उनके वहाँ ट्रेडिशन बड़ा देव हुए, और वहाँ उनके अपने जो मान्यताएं हैं कि जब तक हाथे नहीं लगा देंगे तब तक शादी नहीं हुआ मानी जाती, बच्चे को उनके देवी के पास नहीं रख देंगे तब तक वो बच्चा उनका, ये मानते हैं कि बच्चा उनका परिवार में कोई नया सदस्य तभी आया माना जाता है जब वो उस देवी के पास रख देते हैं। तो जब उनसे उनका जंगल और जीवन छीन लिया, एक कुछ पैसा दे दिया, क्योंकि पैसे का प्रबंधन उन्हें नहीं आता, मनी मैनेजमेंट नहीं आता उन्हें,
तो उन्हें एक नई दुनिया में हम छोड़ रहे हैं, जिस दुनिया की समझ, जिस दुनिया की स्किल उनके पास नहीं है। वो दुनिया पूरा पैसे पे चलती है। आपने उनको मकान दिया नहीं, घर दिया नहीं, ज़मीन दिया नहीं, जंगल दिया नहीं, स्किल दिया नहीं, और सिर्फ उन्हें यहाँ से निकाल के उनका घर बुरी तरीके से बिगर नोटिस दिए उनका घर तोड़ दिया, मकान का सामान फेंक दिया। अब वो कहाँ जाएं, कहाँ जिएं? ये एक बड़ा संकट का समय होता है, बड़ी गुस्सा का समय होता है। और वो देश का व्यक्ति फिर उस देश के साथ आप कहेंगे कि आप इस देश से जुड़े हैं, या आप उसे देश प्रेम की बात कहेंगे, या आप कानून की बात कहेंगे, तो उन्हें लगेगा कि भाई जब मेरे साथ गलत हो रहा था तब कोई कानून नहीं था। तो उनका गुस्सा भी उनके अंदर होता है, और इससे कई देश में अलग तरह की समस्याएं भी खड़ी होती हैं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता समस्या का, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की समस्याओं का मैं प्रचार करूं, है ना। लेकिन समझने वाले समझ गए कि मेरा इशारा किस तरफ है। और इस तरह की चीज़ें, मतलब उनका जो है, उनका कई परिवार, मैं आज जो देख रहा हूँ कि जिनको मुआवजा मिल पाया है, उन्होंने अपना एक आधे पौने दाम में एक ज़मीन खरीद ली। जिस ज़मीन को चूँकि मुआवजा कम था तो सस्ते के चक्कर में वो ऐसी जगह में गए जहाँ डिस्प्यूट है, वो जगह उनके नाम नहीं हो पाई है, या वो सरकारी पट्टे की ज़मीन थी, या वो ज़मीन जो थी वो खेती वाली ज़मीन थी, आवासीय नहीं थी। तो वहाँ वो मकान बना लिया, सिर्फ वो मकान बना पाए। अब उस मकान के साथ दिक्कत ये है कि उनके अब खर्चे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मकान शहर में है, जंगल में नहीं है। उनकी जो आउटगोइंग तो शुरू हो गई, लेकिन इनकमिंग जो उनकी आजीविका, पैसा और ये सारा था, सब खत्म हो गया। तो उनके सामने एक बड़ा संकट जो है अपने जीवन की आगे को लेके, अभी 1-2 साल तो ठीक है, लेकिन आगे को लेके बहुत बड़ा संकट उनका सामने खड़ा हो गया है। जी। बिल्कुल देखिए, जो आदिवासी समुदाय और जो ग्रामीण हैं वो इस पूरी परियोजना के चलते परेशानी का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस परियोजना को लेकर जो सवाल आप उठा रहे हैं, उसमें एक सवाल जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसको लेकर भी उठ रहा है, और मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट कहा जाता है, और उसका भी एक बुरा प्रभाव इस योजना का, इस परियोजना का टाइगर रिजर्व पर पड़ेगा। थोड़ा उस पर भी अगर आप हमें बता पाएँ। हमारा जो टाइगर रिजर्व है, पन्ना रिजर्व टाइगर, 2009 में यहाँ पर पूरे बाघ खत्म हो गए थे, और बाघ पलने शुरू हुए। हम सब ने सहयोग किया। पहले आपने टाइगर रिजर्व को बढ़ाया और गांव के लोगों को हटाया, आदिवासियों को, क्योंकि हम टाइगर रिजर्व को अच्छा करना चाहते हैं, और लोगों ने उसमें सहयोग भी किया। लोगों का जीवन भी डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि एक गांव के बसे हुए लोग हटे, और वो टाइगर रिजर्व तेज़ी से बढ़ा भी। सरकार ने उसमें और अधिकारियों ने उसमें मेहनत की, और टाइगर रिजर्व बढ़ा। लोगों ने भी उसमें सहयोग दिया सरकार का, और वो देश का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ, आज 100 से 100+ वहाँ टाइगर हैं, और भी जीव जंतु हैं बड़े मात्रा में। गिद्ध बड़ी संख्या में है, और गिद्धों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। 219 प्रजाति के पौधे हैं, लगभग 249 प्रजाति के पक्षी हैं। टाइगर भी उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इस परियोजना से क्या हो रहा है कि ये परियोजना जो है ना, बिल्कुल कोर एरिया में बन रही है। जो टाइगर का जो टेरिटरी, जो उनका घर है, आवास है, इसकी वजह से ये पूरा पन्ना रिजर्व टाइगर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। पूरा पन्ना रिजर्व टाइगर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इससे वो ये कह रहे हैं कि ये कॉरिडोर बना के जो है वो 3 अन्य सेंचुरी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें नौरादेही है, रानी दुर्गावती है, रानीपुर है। लेकिन वो संभव नहीं है, क्योंकि बीच में बड़े बड़े शहर आते हैं, और वहाँ से टाइगर, ऐसा थोड़ी ना कि आपने बना दिया कुछ भी, कहीं भी टाइगर से कहा गो टाइगर गो, वो टाइगर कहीं भी चला जाएगा। और ये हमारा टाइगर मध्य प्रदेश का, हम लोग ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश की पहचान है। हमारे पन्ना ज़िले के इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार, पन्ना छतरपुर के लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हमारे पास एक पहचान है, लोग हमारे यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं, और वो पूरा ख़त्म हो जाने वाला है सरकार की एक गलत नीति और कदम के कारण। तो उससे हमको बहुत, उससे भी लग रहा है। और अब ये टाइगर और इतने सारे और जानवर कहाँ जाएंगे? और इससे बनते ही साथ आप ये देखिए कि एनिमल फाइट शुरू हो गई है, एनिमल और ह्यूमन फाइट शुरू हो गई है। टाइगर बहुत, चूँकि उनके यहाँ मतलब अभी ये कोर एरिया में एक परियोजना बन रही है, वहाँ पर डायनामाइट घल रहे हैं, वहाँ पे जेसीबी पोकलेन चल रही है, वो उसके आदी नहीं है।
और वो इस समय एक एक टाइम होता है जिस समय अपने बच्चों को जन्म देते हैं टाइगर, और उस समय काफ़ी अग्रेसिव भी होते हैं। तो वो इसकी गुस्सा डायनामाइट की और इसकी, वहाँ रहने वाले लोग हैं उसके साथ उनका बिहेव चेंज हो रहा है, और एक ह्यूमन और एनिमल टाइप मतलब फाइट, जिससे हम लोगों को भी लगता है टाइगर हमारे दुश्मन है, जबकि अभी तक हम उनको दुश्मन नहीं मानते थे, है ना। तो एक ये परंपरा भी शुरू होने लगी है और जो आगे समय में और बढ़ेगी। जी, तो बिल्कुल जो मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। अब इस पूरे प्रकरण में भी जिस तरीके से आपने कहा कि प्रशासन से सर्वे हो चुका है और आप अपना सर्वे कर रहे हैं और वो सर्वे रिपोर्ट आप पेश करेंगे, और उसके बाद फिर जो भी अनियमितताएं हैं या जो भी जिनको भी नहीं मिला है मुआवजा या पुनर्वास के लिए पैकेज, उनको सहायता मिलेगी। लेकिन अगर ये नहीं होता है जिस तरीके से हम अभी तक का देख रहे हैं, तो ऐसे में आगे रणनीति आप लोगों की क्या है इस पूरे मामले पर? देखिए, हम तो पूरा विश्वास कर रहे हैं कि करेंगे वो, लेकिन जैसा हमारा अनुभव रहा है, ये बात भी ठीक है कि नहीं होता है ना। जब हम अपना दिमाग लगाते हैं दिल से तो ये मानते हैं, कोई कहता है करेंगे तो हम मानते हैं करेंगे, लेकिन जब दिमाग लगाते हैं तो मानते हैं कि शायद नहीं करें, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला इन्होंने कर रखा है इसमें, बहुत सारे अपात्र लोगों को दे दिया है, तो पात्र को कैसे देंगे। और वो ज़मीनी अमला नहीं बदला, ज़मीनी अमला वही है, सिर्फ ऊपर के कलेक्टर बदल जाने से, देखो कलेक्टर तो पूरे गांव-गांव जाएंगे नहीं, और वो संभल भी नहीं है, हम लोग भी नहीं ऐसी मांग करते हैं, लेकिन जो लोग जाएंगे वो तो गड़बड़ करे बैठे हुए हैं और वो उनका माइंडसेट वही है, तो वो तो चेंज हुआ नहीं है। तो यदि ये नहीं होता है तो उसके पहले ये हमारे ऊपर निश्चित रूप से केस लगाएंगे, हमको फिर से जेल में डालेंगे और एक डर और भय का माहौल पैदा करेंगे, जैसा इन्होंने इस बार किया था कि कोई आंदोलन नहीं हो सके। लेकिन हम लोग इससे डरेंगे नहीं। हमने ये तय कर रखा है कि ये मामला सिर्फ मुआवजे की लड़ाई नहीं है, हमारे जीवन की लड़ाई है ये, और ये हमारे उस जीवन की लड़ाई है जो बुंदेलखंड के पर्यावरण, रिजर्व टाइगर और इन सबको भी प्रभावित कर रहा है। हमारी केन नदी जो हमारी जीवनदायिनी नदी है उससे छीन रहा है, और इसके बाद अगर ये मुआवजे का काम भी अगर ये मनमानी पूर्ण करेंगे तो इस बार जो पहले से जो आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जब दर्द ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो दवा बन जाता है। ये दर्द है जिसने हमें बताया कि चिता आंदोलन भी हो सकता है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा था। इस दर्द ने हमें चिता आंदोलन के रास्ते दिखाए। ये दर्द इतना ज़्यादा है कि अभी तो हमने इस पर मरहम लगा रखी कि हमारी सुन ली गई, हमारी कोई नहीं सुनी गई, लेकिन हम मानते हैं कि चलिए जितना हो जाए, कम से कम आदिवासियों का जीवन ही अच्छी तरीके से बस जाए, इतना ही भी बहुत है। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो आप ये मान के चलिए कि एक इतना बड़ा आंदोलन होगा कि पूरे देश के लोग, जैसे जंतर मंतर में इन्होंने देखा, ये हमारे बुंदेलखंड में हम वहीं से और यहाँ से आवाज़ उठाएंगे और हर अन्याय के खिलाफ और हर गड़बड़ी के खिलाफ हम लोग इस बार, हमारे तरीका जरूर लोकतांत्रिक होगा लेकिन ये बहुत अग्रेसिव और आक्रामक होगा। सरकार की जितनी भी गड़बड़ियां हैं और जितने भी तरह के घोटाले हैं इन अधिकारी कर्मचारियों के, फिर हम सबका हिसाब मांगेंगे। सिर्फ छोटी मोटी चीज़ों से हम फिर मतलब उसमें अटकने वाले नहीं, उससे मानने वाले भी नहीं। फिर हम पूरी परियोजना पे चर्चा करेंगे और पूरा हक जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक नहीं हटेंगे। ये अगर हमको जेल में भी भेज देंगे तो जेल में भी हजारों लोग, सैकड़ों लोग अनशन करेंगे, और वहाँ भी जब तक हमारी आखिरी सांस चलेगी तब तक हम इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। जी, इस पूरे प्रदर्शन और ये जो पूरा इशू है, इससे इतर आपने 2023 का चुनाव भी लड़ा था आम आदमी पार्टी से। आगे क्या आप देख रहे हैं राजनीति में? हम लोग सामाजिक क्षेत्र के लोग थे, व्यवस्था परिवर्तन एक सपना लेके आए थे। आम आदमी पार्टी के साथ एक जुड़ाव रहा और इलेक्शन भी हमने फाइट किया उससे। और अभी पिछले 1.5 से 2 साल पहले हम लोगों को लगा कि शायद हम आंदोलन में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और लोगों को ज़्यादा हम उनकी बात उठा सकते हैं या उनके लिए लड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम पार्टी से दूरी बनाते हुए सामाजिक एक जय किसान संगठन हम सब लोगों ने, आदिवासी किसानों ने बनाया, तो उसी संगठन को लेके आगे चल रहे हैं। अभी तो सिर्फ एक सपना है कि इस मुद्दे को हल करना, इसके अलावा हम कुछ और सोच भी नहीं पा रहे हैं। मेरा अपना बेटा भी है जो 8वीं क्लास है उसकी, और कुछ हमने काम करने का भी सोचा था अपने बिजनेस का,
लाइफ कोच हूँ मैं, तो उसे मैं आगे बढ़ाऊँ, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी तो यही टेंशन है कि यही दिल में एक बोझ है कि हम इनको न्याय दिला पाएंगे कि नहीं। तो अभी तो यहाँ के आगे तक नहीं सोच पा रहा हूँ, ना यहाँ के आगे का कोई सपना है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो समय बताएगा, उस हिसाब से करेंगे। जी। आपके प्रदर्शन को हमने भी देखा था कि कई सारे जो पर्यावरणविद हैं उनका भी समर्थन मिला था। मेधा पाटकर जी जो है उनका भी समर्थन, नर्मदा बचाओ आंदोलन उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक लड़ा। अभी क्या उन लोगों से बात होती है इस प्रदर्शन, इस पूरे मुद्दे पर, और क्या चर्चा होती है उनसे? हाँ, मेधा जी तो हमेशा मार्गदर्शन करती रहते हैं हम लोगों का। मेधा जी हैं, आलोक भाई हैं, माधुरी बहन और नीलम आलूवालिया जी। तो ऐसे देश में जो भी पर्यावरणविद हैं, कैलाश मीणा जी और भी जो हमारे जो साथी हैं, तो लगातार उनसे बातचीत तो चल रही है और सुझाव देना उनका, कैसे हम लोगों को लाभ दे सकें, खासतौर से जो प्रभावित लोग हैं, तो ये सब है उनसे बातचीत। और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि इन सब के न्याय के लिए हम सब लोग मिलके कोई प्रयास कर सकें। जी। तो कुल मिलाकर देखिए प्रशासन से काफ़ी उम्मीदें हैं आपको, और आप ये ऐसा मान के चल रहे हैं कि प्रशासन जो है वो न्याय करेगा, और इंतज़ार कुल मिला के हो रहा है, और अगर नहीं होता है तो फिर आगे बड़ा प्रदर्शन हम छतरपुर में, बुंदेलखंड में देख सकते हैं। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि विस्थापितों का दर्द समझा जाए। चूँकि हमको एक चीज़ बड़ा खटकती है, हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली में अगर सुई गिरेगी तो वो पूरे देश में उसकी आवाज़ होती है, लेकिन जंगलों में, गांव में अगर पूरा पहाड़ भी गिर जाए तो उसकी धमक नहीं हो पाती है। और दिल्ली में सुई गिरे और उसकी आवाज़ हो, ये तो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि अगर हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की परेशानी, जैसे हम लोगों को 5 साल हो गया, क्यों हम लोगों को ये चिताओं पर लेटना पड़ा, क्यों हमको पड़ा, हम लोगों के साथ पिछले 5 साल से लगातार फर्जी केस लगाना, मेरे ऊपर कई दर्जन केस हैं, 30 से ज़्यादा साथियों के ऊपर, 300 से ज़्यादा साथियों के ऊपर हमारे फर्जी केस हैं। तो ये बातें भी मतलब इतना लंबा इंतज़ार के बाद मीडिया में सुना जाए, समझा जाए, वो गांव की बात, जंगल की बात, आदिवासियों की बात, किसानों की बात भी मीडिया में प्रमुखता के साथ आए और सरकार हमारी बातों को सुने, समझे। जहां हम गलत हैं बताएं, हम समझना ही चाहते हैं, और जहां सरकार गलत है या हमारे कोई सुझाव सरकार के काम में आ सकें तो उसे सुना समझा जाए। डंडे के दम पे लोगों को चुप कराने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि ये भारत देश है, ये भगत सिंह और गांधी का देश है, जिन्होंने अंग्रेज़ों के डंडे के सामने अपनी कुर्बानी देकर भी इस देश की आवाज़ उठाई। तो हम सब के अंदर कितने भी हम लोग समय गुजर जाए या कितने भी आम लोग हों, कितने भी डरें, लेकिन हमारे अंदर ये खून तो है, इस मिट्टी में तो है, हम अपनी आवाज़ तो उठाएंगे। अगर सरकार गलत करेगी, डंडे और जेल के दम पे हमारी आवाज़ को नहीं रोका जा सकता। सरकार सुने, और नहीं सुनेगी तो फिर आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। जी, तो इंतज़ार इसी चीज़ का है कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले पर होता है। जो मांगे हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, उनके ऊपर जांच होती है। जांच में क्या आता है? पुनर्वास, राहत पैकेज, मुआवजा, जिसके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि सही तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नहीं हुआ है। क्या इन तमाम चीज़ों को सरकार सुनती है और उसे ठीक करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े यहाँ पर और आपने पूरे मुद्दे पर जो है बहुत विस्तार से बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो देखिए कुल मिलाकर इंतज़ार और निगाहें अब जो है वो सिर्फ सरकार के ऊपर टिकी हुई हैं, और देखना होगा कि जो आंदोलन हमने छतरपुर में देखा, बुंदेलखंड की धरती पर देखा, आदिवासियों का जो आंदोलन देखा, उस पर अब प्रशासन क्या करता है। क्या जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उस पर जांच होती है? क्या जो मुआवजा और राहत राशि जो मिलनी थी, जिसका गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उससे दुरुस्त किया जाता है या नहीं किया जाता है? इसके ऊपर सभी की निगाहें टिकी रहेगी।